हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेबर लॉ से रिलेटेड भारत के 10 महत्वपूर्ण एक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। महिलाओं का जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उस बारे में क्या एक्ट है वो डिस्कस करेंगे। विशाखा गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे और जो भी लेबर और इंडस्ट्रियल एक्ट से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को डिस्कस करेंगे और 10 महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा पहला एक्ट है महिलाओं को कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न झेलना पड़ता है, सेक्सुअल हरासमेंट झेलना पड़ता है, उसके बारे में क्या कानून बनाया। तो देखिए, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया। केस का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 13 अगस्त 1997 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। एक महिला का कार्यस्थल पर गैंगरेप हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को ये आवश्यकता महसूस हुई कि सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएं कि वो एक ऐसी गाइडलाइंस बनाए, एक ऐसा एक्ट बनाए जिससे कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोका जा सके। इसे विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। इस विशाखा गाइडलाइंस के बाद केंद्र सरकार ने एक एक्ट बनाया। इस एक्ट का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। इसे हिंदी में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध व रोकथाम अधिनियम कहते हैं। इसमें टोटल 30 सेक्शन है। इसमें हर एम्प्लॉय को एक कमेटी बनानी होगी, वुमेन सेल बनानी होगी, उसमें 2 या अधिक मेंबर होंगे, पॉसिबली वो मेंबर महिलाएं होगी जो कि उन्हीं की होगी, और उसके अलावा सोशल वर्क से, वेलफेयर कमेटी से भी मेंबर्स होंगे। और इस कमेटी को बनाने के बाद यदि कोई भी महिला के साथ कोई बॉस हुआ, कोई मैनेजर हुआ, कोई सहकर्मी हुआ, छेड़छाड़ करता है, फप्तियां कसता है, अश्लील वीडियो सेंड करता है, अश्लील व्हाट्सएप पर चैट करता है, तो वो एक सीरियस ऑफेंस है। उसके साथ साथ आईपीसी के ऑफेंसेस के साथ साथ जो जो धाराएं इस एक्ट में दी गई है उसमें भी उसका पनिशमेंट होगा, उसका टर्मिनेशन भी हो सकता है। यदि चार्जेस प्रूफ पाए गए तो इंक्वायरी होगी। और ये सारी जगह, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, सभी जगह ये एप्लीकेबल होता है। इसके बाद आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसमें यदि कोई व्यक्ति, कोई श्रमिक कार्य कर रहा है, इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। इसमें टोटल 36 सेक्शन है। देखिए, फैक्ट्री में कोई जना कार्य कर रहा है, कोई श्रमिक, वो इंजर्ड हो गया, उसके लग गई, वो उसके एम्प्लॉयमेंट में कार्य कर रहा है, तो उसको किस तरह से वो कंपनसेशन लेगा। इसके लिए कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश की गई है, लेबर कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश की गई है, जहां पर बहुत स्पीडली इन चीज़ों का डिसीजन होता है कि वो किस तरह से उसको कंपनसेशन मिलेगा, कितना कंपनसेशन मिलेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सिद्ध होते ही वो डेथ है या इंजर्ड श्रमिक है, उसको किस तरह से अपने मालिक से या कॉन्ट्रैक्टर से कंपनसेशन लेना होगा। इसके बाद है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसको व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 भी कहते हैं। इसमें टोटल 33 सेक्शन है। ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ट्रेड यूनियंस का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, कैसे उनके चुनाव होंगे, उनके क्या कार्य होंगे, यूनियन का क्या दायित्व होगा, कर्मचारियों के प्रति क्या दायित्व होगा और एम्प्लॉयर के प्रति क्या दायित्व होगा, और किस तरह से उनका संचालन होगा, कैसे उनका मैनेजमेंट होगा, इन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। अब है आज का हमारा अगला एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इसको हिंदी में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसको हिंदी में 1936 का एक्ट है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 भी कहते हैं। इसमें टोटल 26 सेक्शन है। इसके तहत जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनमें मिनिमम वेजेस क्या होगी, स्किल्ड लेबर की वेजेस क्या होगी, सेमी स्किल्ड लेबर की वेजेस क्या होगी और अनस्किल्ड लेबर की वेजेस क्या होगी। ये मिनिमम वेजेस टाइम टू टाइम बढ़ाई भी जाती है
और देखिए बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है, ये बहुत सारे केसेस में ये काम आती है जहां पर आपकी आईटीआर नहीं है। मान लीजिए एमएससीटी केस में किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो कंपनसेशन मांगता है कोर्ट से, या जहां भी कंपनसेशन कोर्ट से मांगा जाता है और उसके पास आय का कोई सबूत नहीं होता है, तो कोर्ट, बहुत सारी कोर्ट जो मिनिमम वेज एक्ट है, जो कहते हैं कि हम खुले लेबर करते थे, हम श्रमिक का कार्य करते थे, हम मजदूरी करते थे, तो कोर्ट्स जनरली कंपनसेशन इस एक्ट के आधार पर तय करती है। समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस तय है उनको कार्य के अकॉर्डिंग, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड के अकॉर्डिंग वृद्धि करती रहती है। तो इस तरह से ये एक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का हमारा अगला एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इसको हिंदी में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भी कहते हैं। इसमें टोटल 40 सेक्शन है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे इलीगल स्ट्राइक्स को रोका जाएगा, और यदि किसी को हटा दिया गया है तो वो किस तरह से अपने कंपनसेशन का क्लेम करेगा, कैसे सर्विस पीरियड में रहते हुए भी वो मान लीजिए उसको कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, यदि उसका कोई डिस्प्यूट हो गया है, मान लीजिए उसको हटा दिया गया है, इलीगल तरीके से निकाल दिया गया है, बिना नोटिस दिए, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए निकाल दिया गया है, तो उसको कंपनसेशन किस तरह मिलेगा, वापस किस तरह से नौकरी में लिया जाएगा, उसको किस तरह केस फाइल करना होगा। नेक्स्ट हमारा आज का एक्ट है, छठा एक्ट, वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। जी हाँ, जब मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कहते हैं हिंदी में। इसमें टोटल 30 सेक्शन है। जब वुमेन मैटरनिटी लीव पर जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसको कैसे पेड सैलरी दी जाएगी, कितने महीने की सैलरी दी जाएगी, और यदि वो कार्य पर आती हैं, मान लीजिए 9 महीने के दौरान वो जब कार्य पर आती हैं तो उससे किस तरह का कार्य लिया जाएगा, और चाइल्ड होने के बाद, बेबी होने के बाद भी उसको किस तरीके से जो है कितने घंटे उसको छूट दी जाएगी ऑफिस में उसके लिए एक सेपरेट सेल एस्टेब्लिश करनी होगी जहां पर वो बेबी फीड कर सके। तो ये सारे जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में आते हैं। इसके बाद है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसको बोनस संदाय अधिनियम 1965 भी कहते हैं। इसमें 40 सेक्शन है। बोनस कैसे कैसे दिया जाएगा, एक साल में कितनी बार दिया जाएगा, उसका पेमेंट किस तरह से होगा, यदि बोनस की गाइडलाइंस है और बोनस नहीं दिया गया है तो कैसे बोनस रिकवर किया जा सकता है, इस एक्ट में आता है। इसके बाद है बड़ा इंपॉर्टेंट है द पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उपदान संदाय अधिनियम 1972। इसमें टोटल 15 सेक्शन है। देखिए क्या होता है, जब कोई प्राइवेट कंपनी में होते हैं उसको निकाल दिया जाता है तो ग्रेच्युटी के पैसों को, जो कि एक कर्मचारी का अधिकार है, उसको नहीं देते हैं, तो इसके लिए केस लड़ना पड़ता है। तो इसलिए ये एक्ट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अब है अगला नया एक्ट है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट को भी डेवलप होने में टाइम लगेगा, 2009 का एक्ट है। इसमें टोटल 17 सेक्शन है। आज का हमारा लास्ट एक्ट है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। इसमें 120 सेक्शन है। फैक्ट्री के लॉ क्या होंगे, टर्म्स कंडीशन वर्कर्स की क्या होगी, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, ये सब इस एक्ट के अंतर्गत आता है। यदि वो सुविधाएं नहीं दी जाती है तो उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड 10 कौन से महत्वपूर्ण हैं, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में जाना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जाना। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।